चल ध्यान दीजिए, हम लोग को यहाँ से बताया गया कि किसी गैस के केएच का मान जितना ज्यादा होगा उस गैस की द्रव में घुलनशीलता उतनी ही कम होगी निश्चित ताप पर। ध्यान रखना है। नहीं तो ये तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। चलो इसको फॉर्मूला से भी समझ लो। हेनरी का फॉर्मूला है P बराबर के एच एक्स गैस। ठीक है, अगर हमको एक्स गैस निकालना है तो इस के एच को P के नीचे भेजना पड़ेगा। नहीं तो हम लिख दिए एक्स गैस बराबर P बटा के एच। तो अगर देखा जाए, देखो तो यहां जो एक्स गैस है मोल अंश, नहीं ये क्या है, मोल अंश, गैस का मोल अंश ये है। और यह जो मोल अंश है, यह मोल अंश एक्चुअली दिखाता किस चीज को है, विलायता को या घुलनशीलता को बोल सकते हैं। ये दिखाता है घुलनशीलता को कि कितना गैस जो है द्रव में घुल गया। अगर मोल अंश का मान ज्यादा तो ज्यादा गैस घुल गया, अगर मोल अंश का मान कम यानी कम गैस घुल गया। ध्यान रखना है। तो ये घुलनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो तो ये आपका ऊपर है और केच कहाँ है, नीचे है। ठीक है, घुलनशीलता ऊपर और केच नीचे, तो इन दोनों में सीधा संबंध है कि उल्टा संबंध, उल्टा संबंध है। ध्यान रखना है। नहीं तो अगर किसी गैस के केएच का मान ज्यादा तो उस गैस की द्रव में घुलनशीलता कम। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये फॉर्मूला भी ये बता रहा है कि घुलनशीलता और केएच में उल्टा संबंध है। जिस गैस के केएच का मान ज्यादा होगा उस गैस की द्रव में घुलनशीलता भी क्या होगी, कम होगी। दिक्कत है? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि O2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन N2, यानी O2 जो है वो ज्यादा घुलनशील है किससे, N2 से। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं कि O2 जो होता है इसके केएच का मान क्या होता है, कम होता है। O2 के केएच का मान N2 से कम होता है। ध्यान रखना है। तो O2 के केएच का मान कम है, N2 के केएच का मान ज्यादा है, इसलिए O2 जल्दी घुल जाता है, N2 जल्दी नहीं घुलता है। ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग को लिख रहा है कि ताप बढ़ाने पर किसी गैस के केएच का मान बढ़ता जाता है। सही बात है? नहीं अगर चेक करना है कि भाई ताप बढ़ाने पर गैस के केएच का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, नहीं तो नॉर्मल लाइफ से चेक कर सकते हैं। एगो बर्तन का है कुकर लीजिए, नहीं कुकर में पानी भर दीजिए, पूरा नहीं आधा भर दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, जो सीटी है उस सीटी का निकाल के उसका जो जिससे वेपर निकलता है उसमें कुछ डाल दीजिए, यानी बंद कर दीजिए, जाम कर दीजिए उसको। नहीं और उसके बाद क्या कीजिए, गर्म करना शुरू कीजिए। तो आप लगातार गर्म करते जाइएगा तो लगातार गर्म करने से उसमें जो गैस बनेगा उस गैस की ताकत बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। नॉर्मल है, ध्यान रखना है। तो वही तो यहाँ लिख दिया है, कोई नया बात थोड़ी ना लिखा है। ताप बढ़ाने पर किसी गैस के केच का मान बढ़ता है, तो केच क्या है, गैसों की ताकत। नहीं तो ताप बढ़ाने पर गैसों की ताकत का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना है। नहीं तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे किसी गैस के केएच का मान बढ़ता जाता है। दिक्कत है? यानी केएच का मान कांस्टेंट कहने के लिए है, नहीं परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? ताप बढ़ा तो गैस के केएच का मान भी बढ़ जाएगा, नहीं यानी गैसों की ताकत बढ़ जाएगी। अच्छा अगर ताप बढ़ाएंगे तो केएच का मान बढ़ेगा, अगर केएच का मान बढ़ेगा तो उस गैस की द्रव में घुलनशीलता का मान भी घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होता है, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, पानी, और पानी में CO2 गैस घुला रहता है, पानी में CO2 गैस घुला रहता है। तो पानी हो गया द्रव्य और CO2 हो गया गैस। नहीं तो पानी के अंदर आपका CO2 गैस घुला हुआ है। ठीक है, अब उसी कोल्ड ड्रिंक्स को लेके गर्म कर दीजिए तो उसमें घुला हुआ CO2 उसी में रहे कि निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो जब CO2 जो कि विलय है अगर निकल गया तो विलयता बढ़ी कि घट गई, घट गई। नहीं जब गैस विलय निकल गया तो घुलनशीलता क्या होगी, घट गई। ध्यान रखना है। तो ताप बढ़ाने पर नहीं गैसों की द्रव्य में घुलनशीलता बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। तो ये भी ध्यान रखना है। किसी को दिक्कत? चलो तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया है। देखा जाए यहाँ पर कुछ गैसेज लिखे हुए हैं, नहीं तो देखो तो O2 गैस लिखा हुआ है किस टेम्परेचर पर, 293 केल्विन ताप पर। तो उस समय इसका ताकत देखिए, यानी केएच का मान इन गैसों की ताकत कितनी है, 34.86 किलो बार। नहीं
अब यही O2 है, लेकिन ताप 293 से कितना कर दिए, 303, यानी ताप बढ़ा दिए। तो ताप बढ़ा दिए तो गैसों की ताकत यानी O2 का ताकत बढ़ गया, 46.82 किलो बार हो गया। ध्यान रखना है, यानी कि 293 केल्विन ताप पर O2 गैस को द्रव में घुलाना आसान है, लेकिन इसी O2 गैस को अगर आप ताप बढ़ा दिए 303 केल्विन कर दिए तो इसकी ताकत बढ़ गई। अब इसी O2 गैस को इस ताप पर घुलाना मुश्किल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ध्यान रखना होगा। सेम एज N2 के बारे में बोला गया। N2 गैस का देखो ताकत 293 केल्विन पर, नहीं कितना है, 76.48 किलो बार। नहीं, यही N2 गैस का ताकत बढ़ गया 303 केल्विन ताप पर, अभी कितना हो गया, 88.84 किलो बार हो गया। नहीं, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ती है वैसे वैसे गैसों की ताकत भी बढ़ती है। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, यहां से बोल रहा है अगला पॉइंट पढ़े हम लोग। तो लिख रहा है KH का मान गैस तथा द्रव्य विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये बात याद करो, हम पहले भी बताए थे। हम कहे थे कि किस गैस को किस विलायक में घुला रहे हैं, इस पर भी KH का मान निर्भर करता है। बस में रहा है, KH का मतलब है कि गैसों की ताकत या गैसों को घुलाने के लिए आप कितना दाब लगाना चाहते हैं। KH का मान ज्यादा, नहीं तो गैस को घुलाना मुश्किल। बस में रहे, अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ध्यान रखना है कि किस गैस को आप किस द्रव्य में घुला रहे हैं, किस गैस को किस द्रव्य में घुला रहे हैं, इस पर भी KH का मान निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो वही बात हम लोग को यहां बताया गया है, देख लो। चलो H2 के बारे में पहले आते हैं, अब जिससे पूछते हैं वो बताएंगे। बोलिए, H2 पोलर की नॉन पोलर? पोलर, सही बात है। H2 जो है वो पोलर है। CO2 भी पोलर है, बहुत अच्छा है। कौन? अच्छा, दोनों नॉन पोलर है। बैठिए, ये समझ में आता है ना आप लोग को? पोलर नॉन पोलर पढ़े हैं ना? नहीं तो इसमें गड़बड़ाइए मत लोग। H2 A2 टाइप मॉलिक्यूल है, पोलर की नॉन पोलर? ये आपका हो गया नॉन पोलर, A2 टाइप मॉलिक्यूल है। तो हम याद करवाए थे A2 टाइप के अणु, A2 प्रकार के अणु नॉन पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर है। अब यहां लिखा है वाटर, क्या सर? वाटर पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर की पोलर? पोलर, याद है ना? पोलर नॉन पोलर? पोलर, बैठिए। वाटर जो है ये हम लोग क्या है, पोलर। नहीं, अब हम लोग एक सिद्धांत पढ़े हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घुलाता है। तो ये आपका गैस है जो कि विलय है, ये आपका नॉन पोलर है, और जो वाटर है वो पोलर है। तो ये बताइए कि H2 जो है वाटर में अपनी मर्जी से घुलना चाहेगा? नहीं घुलना चाहेगा। तो निश्चित रूप से नहीं घुलना चाहेगा और आप घुलाना चाहिएगा, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात समझ रहे ना? जस्ट वही कि कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाई में साफा मन नहीं लगता है, नहीं, और उस बच्चे को आप जबरदस्ती खींच के पढ़ाई की तरफ ला रहे हैं, नहीं तो क्या वो आसानी से पढ़ाई की तरफ आ जाएगा? वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर मूव द चाइल्ड। बस समझ रहे हैं ना? उस बच्चे को घुमाने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। नहीं, बहुत तो है कि मतलब मारपीट कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत ऐसा है कि वो झगड़ा कर लेगा कि नहीं पढ़ेंगे, बोलिए क्या करना है आपको। नहीं, ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ध्यान रखना है। नॉर्मल एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा था, 7 साल या 8 साल का, मेरे ही घर में बच्चा था, नहीं अमित नाम है, अभी वो मैकेनिकल इंजीनियर है। नहीं तो वो खेलने में बोल रहा था, मतलब 8 साल 9 साल का होगा। नहीं, उसके पिताजी आपको क्या कहें कि मतलब उसको पूरा पीटते थे, मतलब पूरा मारते रहेंगे उसको, पूरा पीटते रहेंगे, पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है, नहीं जब भेटाएंगे तब पीट देंगे उसको। ध्यान रखना है। एक दिन पूरा गुस्सा हो गया, उठा के घर के बगल में कुआं था, नहीं उठा के उसको कुआं में उल्टा लटका दिए। बात समझ में आ रहा है? उल्टा लटका के पूछ रहे हैं बोलो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? नहीं, नहीं पढ़ेगा तो इसी कुआं में तुमको छोड़ देंगे, तुम जिंदा रह क्या करेगा? तो बोल रहे छोड़िए दीजिए। बात समझ में आ रहा है? सोचिए, मात्र वो 8 साल का था उस समय, और उस समय बोल रहा है इतना पढ़ाई मतलब टफ काम उसको लग रहा है, जबकि पढ़ाई ऐसा रिलैक्स काम कोई नहीं है, ना धूप लगना है ना कुछ भी लगना है, रिलैक्स पंखा के नीचे पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, बस देखते रहना है, समझना है। नहीं, फिर भी लोगों को बहुत टफ लगता है। बात समझ में आ रहा है? देखा जाए तो H2 गैस जो था हम लोग का, ये क्या है?
नॉन पोलर और वाटर पोलर है, तो देख लो 71.18। अब यहाँ पे आ जाओ, H2 जो है फिर से H2 को ही लिया गया है। H2 आपका क्या है? नॉन पोलर। लेकिन बेंजीन जो आया वो क्या है? बेंजीन भी आपका नॉन पोलर है बाबू। तो ये बताओ कि H2 अब इसमें घुलना चाहे कि नहीं घुलना चाहेगा? घुलना चाहेगा। अब कम प्रेशर पर ही इसमें घुल जाएगा। नहीं, देख लो, इसमें लगाना पड़ रहा है 71.18, इसमें 3.67। नहीं, यानी कि यह इसको पसंद करता है, यह गैस इस द्रव्य को पसंद करता है। नहीं तो पसंद करेगा तो उसमें घुलाने के लिए आपको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। कम प्रेशर लगाने पर ही वो क्या होगा? घुल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल देंगे। CO2 को आपको वाटर में घुलाना है तो 1.67 प्रेशर लगाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन CO2 को बेंजीन में घुलाना है तो और कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि CO2 भी क्या है? नॉन पोलर, और बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलर। तो CO2 बेंजीन में घुलना ज्यादा पसंद करेगा, CO2 वाटर में घुलना उतना पसंद नहीं करेगा। ध्यान रखना है। नहीं तो CO2 का वाटर के लिए KH का मान देख लो, और CO2 का बेंजीन के लिए KH का मान देख लो। नहीं तो इस KH का मान ज्यादा है, यानी कि CO2 वाटर को पसंद नहीं करता है, CO2 बेंजीन में घुल रहा है। नहीं, उसके KH का मान कम है, यानी आसानी से घुल जाएगा, पसंद करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी गैस जो है किस प्रकार के विलायक में घुलाया जा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि गैस पर आपको कितना दाब लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर गैस विलायक को पसंद करता है तो कम दाब लगाइएगा तभी वो घुल जाएगा। नहीं, अगर गैस विलायक को पसंद नहीं करता है तो ज्यादा दाब लगाने पर ही वह गैस द्रव्य में घुलेगा। बुझा रहा है? चलिए आगे आइए। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ये तो पढ़ना नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाएं। एक तो हम लोग को समझ में आ गया कि गैस को अगर द्रव्य में घुलाना है, नहीं तो उस पर दाब का क्या प्रभाव है। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी गैस को द्रव्य में घुलाना है तो दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। दाब ज्यादा लगाएंगे तभी कोई गैस द्रव्य में घुलेगा। पहला फैक्टर पढ़ लिए। अब कुछ और फैक्टर्स हैं, नहीं उनको पढ़ना है, तो वो सब फैक्टर भी पहले वाले फैक्टर से मिलता जुलता है। इसमें मेन फैक्टर जो था वो कौन था? दाब। नहीं, उसके बाद बाकी फैक्टर जो है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना है। चलो, गैस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नहीं तो उसी से पॉइंट को बस दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में। गैस की प्रकृति। नहीं तो ये बोल रहा है गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कौन सा गैस जो है जल्दी घुलेगा और कौन सा गैस जल्दी नहीं घुलेगा। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके। नहीं, जिस गैस के केएच का मान, जिस गैस के केएच का मान कम होगा वह गैस जल्दी घुलेगा, और जिस गैस से केएच का मान ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं घुलेगा। दिक्कत है? ये कोई नया टॉपिक आ गया? नहीं, लेकिन एगो नया टॉपिक टाइप का लिखा हुआ है। नहीं, बात समझ आ रहा है? गैस की प्रकृति। तो जिस गैस के केएच का मान कम होता है वो गैस जल्दी द्रव में घुलता है, जिस गैस से केएच का मान ज्यादा होता है वह गैस जल्दी द्रव में नहीं घुलता है। अब समझो, जिस गैस के केएच का मान कम होता है उसको कहा जाता है कि वो आसानी से द्रवित हो जाता है। आसानी से क्या होता है? द्रवित हो जाता है। तो द्रवित का मतलब होता है कि आसानी से वो द्रव्य में बदल जाता है, क्योंकि कोई भी गैस को अगर आपको द्रव्य में घुलाना है तो उस गैस को भी द्रव्य में बदलना पड़ता है, ध्यान रखना है। नहीं तो जो गैस के केएच का मान कम होगा वो कमजोर होगा, जो कमजोर होगा वो आसानी से द्रवित हो जाएगा, यानी द्रव्य में बदल जाएगा। नहीं, और आसानी से आपके द्रव्य में घुल जाएगा। तो इसी बात को ऐसे लिखा हुआ है, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें सामान्यतः सामान्य विलायकों में आसानी से घुल जाती हैं। नहीं, जैसे CO2 जल में ज्यादा घुलनशील होती है H2 गैस के सापेक्ष में। CO2 जो है वो जल में ज्यादा घुलनशील होती है H2 गैस के सापेक्ष में। यानी कि आप जल ले लीजिए, आप यहां से जल ले लिए और इस जल में
इस जल में आप कौन सा गैस घुलाना चाहते हैं? CO2 गैस नहीं, और इस जल में H2 गैस घुलाना चाहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये क्या बोल रहा है? CO2 जल में ज्यादा घुलनशील होती है H2 गैस के सापेक्ष में। नहीं, इसका मतलब हुआ कि CO2 को आसानी से द्रव में बदला जा सकता है। नहीं, यानी इसके KH का मान ज्यादा कि कम? कम। H2 गैस जो है आसानी से नहीं घुल रहा है, यानी इसके KH का मान ज्यादा कि कम? ज्यादा। नहीं, तो जिसके KH का मान कम होता है वो तो जिसके KH का मान कम होगा वो आसानी से द्रवित हो जाता है, ध्यान रखना है। तो उसी बात को बस बोल रहा है। चलिए, लिख रहा है वैसी गैसें जो जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं, जल में ज्यादा घुलनशील होती हैं। नहीं, यानी कुछ गैस ऐसे हैं नहीं जो जल के कांटेक्ट में आती हैं तो जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। नहीं, तो वैसे गैसेस भी जल में ज्यादा घुलनशील होती हैं। सही बात है भाई। दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया कब होता है? जब दोनों के बीच में आकर्षण होगा, जब दोनों के बीच में आकर्षण होगा। नहीं, अगर अभिकारक, दोनों अभिकारक एक दूसरे को पसंद करेंगे तबे ना आपस में टकराएंगे, आपस में टकरा के आपस में चिपकेंगे, आपस में जब चिपकेंगे नहीं तभी उत्पाद का निर्माण होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को पसंद नहीं करता है, दोनों दूर दूर रहेगा, तो क्या उन दोनों के बीच में टकराव या अभिक्रिया होगी? नहीं होगी, ध्यान रखना है। नहीं, तो अभिकारकों के बीच में आकर्षण होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। नहीं, तो ये क्या बोल रहा है कि जो गैस जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है वह जल में ज्यादा घुलनशील होता है। सही बात है। नहीं, क्योंकि जल के साथ अगर कोई गैस रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है इसका मतलब हुआ कि जरूर उस गैस का जल के साथ आकर्षण ज्यादा है। नहीं, तभी रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। नहीं, और आकर्षण ज्यादा तो एक दूसरे में घुलेगा मिलेगा कि नहीं घुले मिलेगा? घुलेगा मिलेगा, ध्यान रखना है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि वैसी गैसें जो जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं जल में ज्यादा घुलनशील होती हैं। जैसे HCl गैस, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl गैस जब जल से अभिक्रिया करता है तो H3O+ नहीं हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर रहा है। ध्यान रखना है। तो ये अभिक्रिया कर लिया, कोई नया कंपाउंड बना दिया, तो इसका मतलब कि यह घुलनशील होगा। जैसे अमोनिया गैस H2O के साथ अभिक्रिया किया और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो कोई कंपाउंड बना दिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया कर लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कर लिया इसका मतलब कि ये ज्यादा घुलनशील होगा। ज्यादा घुलनशील होगा। नहीं, और ये भी जो होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा घुलनशील होगा, क्योंकि ये दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जो लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे जल के साथ वो ज्यादा घुलनशील होंगे, और जो लोग रासायनिक अभिक्रिया जल के साथ नहीं करेंगे वो घुलनशील होंगे उतना ज्यादा नहीं होंगे। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल को जब पानी में डालते हैं नहीं तो अल्कोहल पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है? घुलता है। नहीं, लोग मिला मिला कर पीते हैं। नहीं, अल्कोहल और पानी लोग मिला के नहीं पीते हैं? पीते हैं, घुल जाता है, ध्यान रखना है। तो अल्कोहल और पानी जब आपस में घुलते हैं तो क्या उनके घुलने के कारण कोई नया पदार्थ बन जाता है क्या? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अल्कोहल और पानी को मिलाएगा तो बस मिक्स कर गया, उनमें थोड़ा सा आकर्षण था उस कारण से वो मिक्स कर गया। तो जब पीजिएगा आप तो आपको अल्कोहल का भी टेस्ट आएगा और पानी का भी टेस्ट आएगा। नहीं, तो यही सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, ये रिएक्शन हो गया, ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन यहां पर बात है कौन गैस जल्दी घुलेगा। नहीं, तो जो रिएक्शन कर लेगा वो घुल जाएगा। नहीं, तो क्या जो रिएक्शन नहीं करेगा वो नहीं घुलेगा? नहीं, वो भी घुलेगा, लेकिन उसकी घुलनशीलता रिएक्शन करने वाले के सापेक्ष में कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगला या विलायक की प्रकृति, ये भी पढ़ चुके हैं। नहीं, अलग अलग विलायक की प्रकृति अलग अलग होती है। नहीं, ध्यान रखना है, कुछ पोलर हैं कुछ नॉन पोलर हैं। नहीं, तो पोलर जो होंगे वो पोलर गैसों को घुलाएंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर गैसेस को घुलाएंगे। तो उसे कुछ एग्जांपल दे दिया है, पढ़ लीजिए। देखिए O2N2CO2, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। नहीं, तो O2N2CO2 ये सब नॉन पोलर है गैस।
इथाइल अल्कोहल में ज्यादा घुलनशील होते हैं वाटर के सापेक्ष में। नहीं, यहां से क्वेश्चन आ गया, क्यों? तो क्या बताएंगे? एक आदमी, चलिए आप बताना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं, ये सब क्या है? नॉन पोलर। और ये पोलर नॉन पोलर दोनों है, ध्यान रखना है। लेकिन वाटर जो है ये तो पोलर है, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये जो नॉन पोलर सॉल्यूट हैं, नॉन पोलर जो गैस हैं, वो उस विलायक में घुलना चाहेंगे जिसमें नॉन पोलर गुण ज्यादा हो। तो नॉन पोलर गुण इथाइल अल्कोहल में ज्यादा है। नहीं, वाटर में नॉन पोलर गुण नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए यहां पे आइए, H2S NH3, ये भी पोलर, ये भी पोलर। नहीं, तो ये दोनों अगर पोलर हैं तो ये जल में ज्यादा घुलनशील होंगे। क्या होंगे? जल में ज्यादा घुलनशील होंगे इथाइल अल्कोहल के सापेक्ष में। नहीं, तो कौन सा विलायक लेते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए, अब अगला आया ताप का प्रभाव, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, अभी हम एग्जाम्पल दिए थे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गैसों की द्रवों में घुलनशीलता, गैसों की द्रवों में घुलनशीलता। तो हम अभी एग्जाम्पल दिए थे आपको, अगर आपको ध्यान में हो तो हम बताए थे कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स में पानी होता है और पानी में CO2 गैस घुला रहता है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म कर दें तो उसमें घुला हुआ CO2 क्या होगा? बाहर निकल गया। तो घुलनशीलता बढ़ी कि घटी? घट गई। तो वही तो बोल रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में घुलनशीलता घट जाती है। यानी अगर ताप बढ़ाइएगा तो घुला हुआ गैस निकल जाएगा, नहीं यानी घुलनशीलता घट जाएगी। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, तो सवाल उठता है यहां पर, एक और बात हमको समझना है। किसी भी गैस को, किसी भी गैस को जब हम द्रव्य में घुलाते हैं, किसी भी गैस को जब हम द्रव्य में घुलाते हैं, नहीं तो गैस को द्रव्य में घुलाने के लिए हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, दाब लगाते हैं। नहीं, तो जब आप दाब लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच में टकराव होता है। क्या होता है? टकराव होता है, ठीक है। अब गैस के कण जब आपस में टकराते हैं तो उनके टकराव के कारण ऊर्जा बाहर निकलती है, निकलती है ना? नहीं, तो जिस प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है उस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब भी हम गैस को द्रव्य में घुलाना चाहते हैं, गैस पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने के कारण गैस कणों के बीच में टकराव होता है, उस टकराव के कारण ऊर्जा बाहर निकलती है। यानी कि गैसों की द्रवों में घुलनशीलता की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। गैसों की द्रव्य में घुलनशीलता की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्यों भाई? क्योंकि गैस को दाब लगाना पड़ता है, वो टकराते हैं, ऊर्जा बाहर निकालते हैं। नहीं, तो गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है। अगर ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो हम एक नियम पढ़े थे, लैस-सतल्य नियम। तो लैस-सतल्य साहब ने कहा था कि यदि यदि कोई प्रक्रिया, यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता का मान घट जाएगा, ऐसा बताया गया था। नहीं, तो ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, नहीं कि गैसों की द्रवों में घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, कारण बताएं। नहीं, तो आपको क्या लिखना है कि लैस-सतल्य, आपको ये लिखना है कि गैसों की द्रवों में घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। लैस-सतल्य नियम के अनुसार अगर घुलनशीलता की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता का मान घट जाता है। ऐसे ही आप लिखेंगे, ध्यान रखना है। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गैसों की द्रवों में घुलने की प्रक्रिया सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए लैस-सतल्य नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में घुलनशीलता का मान सामान्यतः क्या होता है? घटता है। इतना में दिक्कत है किसी को भी? चलिए, अब इसमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए गए हेनरी लॉ पर। नहीं, हेनरी लॉ पर कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को बना के देखा जाए। चलो ध्यान दिया जाए। पहला क्वेश्चन है, इंटेक्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लिखा हुआ है यदि H2S गैस की, नहीं H2S गैस दिया है, ध्यान से देखो, H2S गैस यानी हमारे पास विलय कौन है? विलय। चलो, कि जल में, अच्छा यानी विलायक कौन है?
चलो, उसके बाद लिखा है STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिसको मानक ताप तथा दाब कहते हैं। चलो, मानक दाब यानी स्टैंडर्ड, जब STP रहता है तो उस समय प्रेशर का मान जो होता है वो हम लोग का होता है 1 ATM। कितना होता है? 1 ATM। स्टैंडर्ड प्रेशर का मान 1 ATM होता है। चलो, इतना मालूम समझ में आ गया। यदि H2 गैस की जल में विलयता STP पर 0.195 m, स्मॉल m दिया है यानी मोललता का मान दे दिया है। चलो भाई, मोललता का मान दे दिया 0.195, इसको लगभग 0.2 मान लेते हैं। 0.19 लगभग 0.2, इतना में दिक्कत है? तो जो जो दिया है पहले लिख दिए। नहीं, H2S गैस विलय है, विलायक जल है। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं, स्टैंडर्ड प्रेशर का मान 1 ATM। नहीं, विलयता का मान दिया हुआ है, मोललता का मान दे दिया हुआ है। चलो भाई, अब बोल रहा है क्वेश्चन में हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हेनरी स्थिरांक यानी केज का मान निकालना है। नहीं तो समझो, अगर हेनरी का फॉर्मूला लगाएं तो हेनरी का फॉर्मूला है P बराबर केज एक्स गैस या एक्स विलय, क्योंकि गैस ही नो विलय होता है भाई। नहीं तो P बराबर केज एक्स विलय, यही हमारे पास है। नहीं, ध्यान दिया जाए तो P का मान चाहिए। अब देखते हैं कि P का मान कहीं प्रश्न में है कि नहीं। प्रेशर 1 ATM, अच्छा एगो तो काम हो गया। नहीं, फिर देखते केज का मान चाहिए तो वही निकालना है। फिर देखते मोल अंश चाहिए। अब क्या है? अच्छा, मोलालता का मान दे दिया है, मोल अंश नहीं दिया है। तो अगर मोलालता दिया रहे, अगर मोलालता का मान दिया रहे और अगर विलायक जल हो, नहीं तो मोल अंश निकालने के लिए, एक्स विलय निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताए थे आपको, मोलालता बट्टा मोलालता प्लस 55.5। पढ़ाए हैं फॉर्मूला? ये बोल रहे हैं नहीं पढ़ाया गया है। नहीं तो एक्स विलय बराबर मोलालता बट्टा मोलालता प्लस 55.5, ध्यान रखना है। तो यहां से एक्स विलय और मोलालता का मान 0.2, मोलालता का मान 0.2 अब 55.5, नहीं यानी कि 0.2 अब बट्टा में 55.5 यानी 55.7, यही ना है। तो इसको सॉल्व करके क्या एक्स विलय का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। अब अगर एक्स विलय का मान निकल जाएगा तो एक्स विलय का मान हमको क्या चीज का मान निकालना है? तो के एच बराबर फॉर्मूला हम लोग के पास है P अब बट्टा में एक्स विलय। चलो, P का मान कितना है? 1। एक्स विलय का मान कितना आ गया? 0.2 अब बट्टा में, तो इसको ऊपर भेज दें 55.7। दिक्कत है? नहीं तो इसको सॉल्व करके के एच का मान हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, देखा जाए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहां लिखा हुआ है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस, अच्छा गैस जैसा ही आ गया CO2 गैस यानी विलय कौन है? विलय हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? CO2 गैस। चलो भाई, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में, अच्छा जल यानी विलायक कौन है? जल, जल में विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान यानी केएच का मान दे दिया है 1.67 गुना 10 का पावर 8। अब 1.67 आप अपना रखते रहिएगा, हम इसको लगभग 2 मान ले रहे हैं। 2 गुना 10 का पावर 8 पास्कल, उसी 1.67 को लगभग हम 2 मान लिए, कैलकुलेशन आसान हो। नहीं, आप 1.67 रख के बनाइएगा, आप तेज हैं, ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं ना है। आगे आइए, 500 मिलीलीटर सोडा जल, अच्छा चलिए भाई, यानी सोडा जल का मात्रा दिया हुआ है कितना? 500 मिलीलीटर, इतना में दिक्कत? चलिए पहले जो दिया हुआ पर लिख लीजिए, क्वेश्चन बने कि नहीं बने वो बात का बात है। पहले क्वेश्चन में हर एक चीज समझिए कि विलय क्या है, विलायक क्या है, केएच का मान दिया है, सोडा जल दिया है। सोडा जल का मतलब पानी और CO2 का मिक्सचर, नहीं उसको सोडा जल कहते हैं। तो 500 मिलीलीटर सोडा जल दे दिया हुआ है, ठीक है। अब
कितना का प्रेशर लगाया गया है? चलो भाई, प्रेशर का मान भी दिया हुआ है 2.5 ATM। नहीं तो 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया, तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। समझिए क्वेश्चन। ये एक बर्तन है जिसमें पानी आपको दिया हुआ है। पानी का अमाउंट कितना है? लगभग 500 मिलीलीटर। ध्यान रखना है कि बहुत कम CO2 गैस घुलता है। नहीं तो पानी को मान लेंगे 500 मिलीलीटर पानी दिया हुआ है। इसमें एक पिस्टन लगाया हुआ है, ये पिस्टन हो गया। नहीं, इसमें आपका CO2 गैस है, ऊपर वाला जो देख रहे हैं डॉट डॉट हम लिख रहे हैं, क्या है? ये आपका CO2 गैस है। अब इस पिस्टन पे प्रेशर लगाया गया, यानी कि इसको दबाया गया। कितना दाब से? 2.5 ATM दाब से इसको दबाया गया। नहीं तो अगर 2.5 ATM दाब से इसको दबाइएगा तो कुछ CO2 गैस जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। तो वही तो पूछ रहा है, कितना घुलेगा? नहीं, सवाल क्या है कि अगर 2.5 ATM प्रेशर अगर दाब इस पर आप लगाते हैं CO2 पर, नहीं तो 500 मिलीलीटर पानी में कितना CO2 घुल गया? बस में आ रहा है, यही हम लोग तो पूछ रहा है। चलो भाई देखा जाए, समझने की कोशिश करें क्या क्या दिया है, पहले देखते। केएच का मान दिया है, पीए मतलब पास्कल, और प्रेशर का मान दिया है 2.5 ATM। अच्छा याद करो, हम बताए थे केएच और प्रेशर की इकाई सेम होती है। नहीं तो यहां पर इसका इकाई पास्कल में दिया हुआ है और इसका इकाई ATM में दिया हुआ है, तो हमको इसको पास्कल में बदलना पड़ेगा। नहीं तो बदल देंगे। देखो तो हम बताए थे, अगर याद हो तो 1 ATM बराबर 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल, ऐसा बताए थे। एक्चुअली ये कहें कि 1 ATM बराबर 10 का पावर 5 पास्कल है कि 1.01 को इग्नोर कर सकते हैं। नहीं तो 1 ATM बराबर 10 का पावर 5 पास्कल, 1 है ना है भाई, छोड़ दिए। नहीं तो चलिए अब इस ATM को पास्कल में बदलना है, तो अब इसमें खाली गुना कर दें 10 का पावर 5 से। बोलिए दिक्कत है? प्रेशर का मान मालूम हो गया, केएच का मान मालूम हो गया। अब हेनरी का फॉर्मूला याद किए हैं? एक्स विलय, नहीं यही ना गैस है हमारा। चलो अब हमको देखा जाए तो P का वैल्यू पता है, KH का वैल्यू पता है, तो एक्स विलय का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चलो तो एक्स विलय का मान हमको हो जाएगा P बटा KH। P का वैल्यू पता है 2.5 गुना 10 का पावर 5 पास्कल बटा KH का मान 2 गुना 10 का पावर 8। बोलो दिक्कत है? पास्कल से पास्कल गया, 10 का पावर 5 से 10 का पावर 5 काट दीजिए तो 3 को बच जाएगा। नहीं 2 से 2.5 घाट दीजिए तो 1.25, यही ना आएगा। तो यहां से एक्स विलय का मान निकालते तो लगभग आ गया। बोलो दिक्कत है? ये 10 का पावर 3 को ऊपर भेज दिए तो 10 का पावर -3 इतना आ गया। अब एक्स विलय का मान निकल गया। नहीं तो एक्स विलय यानी विलय का मोलंश निकल गया, तो विलय का मोलंश निकल गया, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल विलयन में 1.25 गुना 10 का पावर -3 मोल विलय है। इसका मतलब ही ना हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है? मोल अंश विलय का निकल गया, तो विलय का मोल अंश का मतलब ये होता है 1 मोल विलयन में 1.25 गुना 10 का पावर -3 मोल विलय है। तो चलो इसको निकलने से हमको ये मालूम चल गया, मोल अंश जब भी निकल गया तो हमको मालूम चलता है अच्छा विलयन का मोल। थोड़ा बहुत देखते समझने के लिए कि विलयन का मोल कितना, 1 मोल, है कि मोल अंश का मतलब होता है कि विलयन का मोल 1 मोल। अच्छा अब विलय का मोल, विलय का मोल कितना है 1.25 गुना 10 का पावर -3 मोल आ गया। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों के मदद से अगर कोई कहे कि विलायक का मोल निकालो,
तो बिलियन में से विलय घटा नहीं देंगे, तो बिलियन में से जब विलय घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 1 मोल। कितना आएगा? 1 मोल। ये बहुत कम है, 1.25 गुना 10 का पावर -3 बहुत कम है। अब लगिए घटाने मत, बस में रहा। देखिए मोल अंश का मान जब भी 0.2 आए, 0.3 आए तब ठीक है, बस में रहा। अब आ जाए 0.00001, नहीं अब आप घटा रहे हैं, 1 माइनस 0.0001 आ जाएगा 9.9999। नहीं अब 9.999 तो 9.99 बोल रहे हैं, मतलब 0.999 तो 0.999 आ जाएगा, तो वैल्यू तो 1 ही है ना अप्रॉक्स। बस में रहा, घटाने मत लगिएगा, बस में रहा एकदम एक्यूरेसी की तरफ। नहीं सर हम तो एकदम एक्यूरेट करते हैं, नहीं तो करते रह जाइएगा एक एक सवाल में। चलिए तो विलायक का मोल कितना आ गया? 1 मोल। तो यहाँ पर विलय आपका बहुत कम है, नहीं विलय आपका बहुत कम है, इसलिए हम लोग उसको ऐसा कर लिए। मोल अंश का वैल्यू हमेशा कंसीडर्ड कीजिएगा, कब? जब वैल्यू 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, ऐसे हो। लेकिन 0.00 जहां 2-3 जीरो आने लगे इग्नोर कर दीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। बताइए आप कितना समझदार हैं। इतना में दिक्कत। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल, बहुत है। देखिए उनको समझ में आया? तुम ही को बोल रहे, पीछे कहाँ देख रहा है? हाँ तुमको बोल रहे हैं, नहीं ऐसे। चलिए तो चलिए बताओ। हाँ सर बोलिए अब क्या कहते हैं। नहीं तो तुरंत बंद उन करके तैयार। अब बोलिए क्या कहते हैं, जाए। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग को देखा जाए तो समझ में क्या आया, हम लोग को एक्स विलय का मान निकल गया है 1.25 गुना 10 का पावर -3 निकल गया है। अब एक बात याद करो, हम पहले भी पढ़ाए हैं, आपको अगर याद हो तो हम आपको बताए हैं कि 1000 मिलीलीटर अगर जल दिया रहे, नहीं 1000 मिलीलीटर जल दिया रहे और इसको अगर मोल में बदलना है तो ये होता है 55.5 मोल। ध्यान रखना है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर 1000 मिलीलीटर जल दिया रहे और इस मिलीलीटर जल को मोल में बदलना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 55.5 मोल। ध्यान रखना है। आपके पास इस क्वेश्चन में जल की मात्रा कितनी है? 500 मिलीलीटर। कितनी है? 500 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर जल अगर है तो उसका मोल में बदलिएगा तो 55.5 मोल होता है। नहीं तो अगर 500 मिलीलीटर जल होगा, नहीं 500 मिलीलीटर अगर आपका जल है, नहीं तो इसका आधा होगा, 55.5/2 कितना आ रहा है? 27.75 इतना मोल आएगा। बोलो इतना में दिक्कत है? तो ये ध्यान रखना है। अब चलो मोल अंश का फॉर्मूला तुम एक पढ़े हुए हो, एक्स विलय का फॉर्मूला तुम पढ़े हुए हो, याद करो। विलय का मोल, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं? मोल अंश का फॉर्मूला पढ़ते हैं, विलय का मोल बटा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, ऐसा पढ़े हैं हम लोग, नहीं। अब यहां से एक्स विलय का वैल्यू तुमको पता है 1.25 गुना 10 का पावर -3 बराबर, यहां से आ गया हम लोग को विलय का मोल बटा, यहां से हम लोग को आ गया विलय का मोल, लेकिन विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा नगण्य है तो इसको 0 मान लिए और बटा में क्या कर दिए, n। इतना में दिक्कत। चलो अब यहां से देखा जाए तो ये आ गया n, यानी इसे स्मॉल n का मान निकालना है और कैपिटल N का मान जो होगा, यानी विलायक का मोल कितना, 27.75 मोल। नहीं तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो n का वैल्यू निकालना होगा तो लगभग 1.25 गुना 10 का पावर -3 गुना 27.75 मोल इतना आएगा। नहीं तो ये जो मोल आया वो किसका मोल आया, CO2 गैस का। किस गैस का आया, CO2 गैस का मोल आपको निकल गया। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कितना CO2 गैस घुलेगा उसका मात्रा निकला कि नहीं निकला, निकल गया। अब इसको मोल में पूछेगा, आंसर दिया रहेगा तो मोल में ही आंसर हो जाएगा। अगर ग्राम में पूछेगा तो अनुभार से गुना कर देंगे, ग्राम में बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप बना के लाएंगे, ये क्वेश्चन आप बना के लाएंगे, ठीक है चलिए।